और जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनका तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड पता नहीं कहाँ से आएगा, राइट। तभी तो आप देखते हैं कि आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट रखा जा रहा है, किलिंग्स आज भी जारी हैं। तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, डिक्टेटरशिप है। और तो वहाँ पे एक तरह सा खौफ है, डर है। और इस वक्त जो है भारत का प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ, और ये भी सबसे बड़ा झूठ, वो जो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको दो हाथों से लूटा जा रहा। फोर्थ पिलर तो कब का ढह चुका है। अब देखिए वहाँ के कितने जर्नलिस्ट जो हैं जेल में हैं। तो उसमें बताया गया कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज हरगिज़ नहीं करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज हमारे साथ दो बड़ी हस्ती हैं, रवि नायक साहब हैं और साथ साथ हमारे साथ शाहिद सलीम साहब भी हैं। एक पुस्तक का विमोचन था, सामने आप देख पा रहे हैं, फ्लाइंग लाइज। इसका विमोचन था, इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कश्मीर के मुद्दों को लेकर के भी, जिस पे आज चर्चा हुई। जो प्रेजेंट में, जो अभी मौजूदा हालात में जो जर्नलिज्म की जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। गौतम अडानी को लेकर के जो ग्राउंड स्तर पर जो स्थिति है लोगों के बीच में, उस पर भी बात होगी। सर, सबसे पहले सर आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज सर पुस्तक का विमोचन था, सर पुस्तक में सर क्या खास है? देखिए, बुक रिलीज के जो है, बुक के ऑथर यहीं पे हैं और पुस्तक में रफाल डील को लेकर, इसका नाम ही है द फ्लाइंग लाइज, और ये बड़ी मशहूर किताब है और इसके आथर खुद हैं, इस पर बात की भी है। तो मुझे लगता है उसी रफाल डील में जो स्कैम हुआ है, जो इंटरनेशनली चर्चा भी हो रही है, तो उसी के मुताबिक है। तो उससे बेहतर है कि आप जो उनके ऑथर हैं उनसे बात करें। अच्छा सर, एक बात और कर लें, कश्मीर के मुद्दों को लेकर के हमेशा आप आवाज़ उठाते रहे सर, क्या कश्मीर में सब कुछ सही है? बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। और जो बताया जाता है यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तभी तो आप देखते हैं कि आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट रखा जा रहा है, किलिंग्स आज भी जारी हैं। वहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बात नहीं। और पिछले दिनों तो एक नई मुहिम वहाँ पे बुलडोज़र को लेकर चलाई गई, और पुराने जितने भी 70 साल से वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने जो कानून बनाए हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ पे एक तरह सा खौफ है, डर है। और वो जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, डिक्टेटरशिप है। और बाहर से लोग आके वहाँ पे रूल कर रहे हैं और लोगों की जो है सारे बेसिक अधिकार जो हैं, बेसिक राइट्स जो हैं, वो छीने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब साफ साफ कहते 370 धारा जब हटाई गई उसके बाद से सब चंगा सी, हर चीज़ अच्छी है। उसके बाद आप बता रहे डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है, तानाशाही जैसा माहौल, कैसे लगता है? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। और इस वक्त जो है भारत का प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ, और ये भी सबसे बड़ा झूठ है। ये इसलिए झूठ है कि ये बता रहे थे कि 370 या 35 से जो है कश्मीर की जो है तरक्की में, तामीर में सबसे बड़ी रुकावट है, और इसको हटाकर हम जो है कश्मीर की तरक्की के सारे रास्ते खोल देंगे। आज कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है 40% क्रॉस हो चुकी है। इस गवर्नमेंट ने, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक 4 या 5 जो है जो लिस्टें निकाली हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिफरेंट जॉब्स को, उन सबको स्क्रैप किया गया है, क्योंकि उसमें करप्शन आ गया। और करप्शन ही इनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि करप्शन को हटाने के लिए कश्मीर में चूंकि करप्शन है, लेकिन ये इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको दो हाथों से लूटा जा रहा, उनको बाहर की जो कंपनीज हैं उनको दिया जा रहा। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, तो उनको हर तरीके से, एक तो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके इकोनॉमिक राइट्स, उनके पॉलिटिकल राइट्स सब छीने जा रहे हैं। तो एक तरह से कॉलोनियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कश्मीर को। अच्छा, वहाँ पे जो जर्नलिज्म की जो स्थिति है, क्या वहाँ पर जो 4th पिलर है, क्या वो भी खतरे में है? 4th पिलर तो कब का ढह चुका है। अब देखिए वहाँ के कितने जर्नलिस्ट जो हैं जेल में हैं, और जो बाकी जर्नलिस्ट हैं जो इंटरनेशनली बड़े रिप्यूट के मालिक हैं, वो जब अवार्ड लेने जाते हैं, पुलिट्ज़र जैसा अवार्ड कई जर्नलिस्ट को वो रिसीव करने नहीं दिया गया। और वहाँ की मीडिया के लिए एक नई पॉलिसी जो लाई गई है, तो उसमें बताया गया कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज हरगिज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ के अखबारात या जो भी है वो इस वक्त एक सिर्फ इश्तिहार बन गए हैं गवर्नमेंट का। तो उसमें जो मीडिया, जो 4th पिलर जिसकी आप बात करते हैं, चौथा स्तून होता है डेमोक्रेसी का, तो वैसी कोई बात उसमें नहीं बची है। रवि जी, थोड़ा सा इस बुक के बारे में, तो जो फ्लाइंग लाइज है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसका ऐसा है दैट 2019 इलेक्शन के बाद सब लोग ये भूल गए। उससे पहले एक इतना नारा नहीं लग रहा, चौकीदार चोर है, सोनू बोला, मैं भी, सब लोग बोलने लगा, बीजेपी वाले, मैं भी चौकीदार। उसके बाद, इलेक्शन के बाद सब लोग ये भूल गए। लेकिन अभी भी एक इसका इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में चल रहा है। फ्रांस में एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
इसके पीछे क्या है जानकारी के लिए। अच्छा, मुझे मौजूदा गवर्नमेंट 2014 के बाद अभी तक के आपके ऊपर कितने मुकदमे पंजीकृत हुए और कौन कौन से चैनल में आप वर्क कर चुके हैं, कौन कौन से अखबार में वर्क कर चुके हैं, इस पर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सो जब रफाल का स्टोरी फर्स्ट ब्रेक किया था 2017 में, सो 2018 के करीब अनिल अंबानी साहब ने एक केस फाइल किया था, एक मुकदमा फाइल किया था। फिर दूसरा एक स्टोरी किया था ऑन LPD बोलते हैं उसको, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डकर, बड़ा शिप होता है, उसमें जो हेलीकॉप्टर्स आर्मी मूवमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करता है। उसका एक टेंडर था गवर्नमेंट का 2011 में जो टेंडर फ्लोट किया था, उसको मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2015 में कैंसिल कर दिया। सो उस टाइम लग रहा था अनिल अंबानी जी को फिट इन करने के लिए उन्होंने एक डिफेंस कंपनी परचेज किया था उस टाइम, पिपावा, रिलायंस डिफेंस बन गया था लेटर। सो उनको फिट इन करने के लिए एक कोशिश कर रहा था उस टाइम। उसका जो डॉक्यूमेंट्स मिल गया तो हमने लिख लिया। सो दोबारा अनिल अंबानी जी ने एक और मुकदमा किया और मेरे ऊपर, और द वायर में पब्लिश हुआ था, द वायर के एडिटर्स के अगेंस्ट 5,000 करोड़ मांगे थे। कौन कौन से अखबार में आपसे लिखते हैं? Normally, I write for The Wire, NewsClick, Frontline, the Hindu group. Then now we have a platform called Adani Watch. It's an Australian platform called Adani Watch. It's of Bob Brown. हिंदी में बताइए, हमारी जनता जो है वो हिंदी भाषी में, मैं समझ सकता हूँ कि आप जो भाषा है वो या तो दूसरी भाषा या फिर अंग्रेजी, लेकिन हिंदी भाषी जनता थोड़ा सा उसमें हिंदी बताएं। अब मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, सो मैं शुरू करता हूँ अचानक वैसे ही चला जाता हूँ, फ्लो मिलता है थोड़ा इसलिए। सा बताएं किस किस अखबारों में आपने वर्क किया? मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। द वायर के लिए लिखता हूँ, न्यूज़ क्लिक, द प्रोब, जनता का रिपोर्टर में लिखा है एक ज़माने में, देन फ्रंटलाइन में लिखता हूँ। आजकल लिखता हूँ एक प्लेटफॉर्म है अडानी वॉच करके, जो वर्ल्ड और अडानी ग्रुप के जितने बिजनेस है उसके उसमें निटिग्रिटीज है जो पॉजिटिव उसमें निकलता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कई मीडिया निकालती है उस तरीके से, या फिर जो सच्चाई है वो लिखता है? सच्चाई है, उसमें एडवर्टाइजमेंट का काम करते लिए है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी कभी वर्क किया आपने? लिखा है सर, लिखा है। अच्छा, एक बात कर ले, जो मौजूदा स्थिति में जो पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से एक प्रेशर होता है, इसके अलावा संस्थानों की बात कर ले वो प्रेशर होता है, तो उसके पर क्या कहेंगे, क्या फील करते हैं इस पर? प्रॉब्लम ये है दैट हम जर्नलिस्ट लोग ना, जब आवाज़ उठाना चाहिए तब आवाज़ उठाते नहीं। ये 2014 के बाद ये होने लगा, शुरू में होता था, फिर वो कम होते बिल्कुल बंद हो गया। तब दबाव आता है। दबाव क्यों आता है? 100 लोगों से 100 जर्नलिस्ट है, उसमें 3-4 लोग जब आवाज़ उठाएंगे उनके ऊपर दबाव आएगा ही आएगा। सपोज 50% जर्नलिस्ट, देखो गवर्नमेंट जब सरकार गवर्नमेंट चुनाव गवर्नमेंट कुछ जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, उसको पॉइंट आउट करना और क्वेश्चन, इट्स नॉट द क्वेश्चनिंग ऑफ द कंट्री, इट्स नॉट द क्वेश्चनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इसमें बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई नहीं कर रहा। सो द चैनल्स लाइक यूअर्स, आप करना चाहिए। अच्छा, किस तरीके का प्रेशर होता है? क्या संस्थानों के ऊपर प्रेशर जो होता है उस वजह से जर्नलिस्ट फील करते हैं, या कोई और प्रेशर है? वो कौन सा प्रेशर, वो कौन सा डर है जिस वजह से पत्रकार अपनी आवाज़, जिस आवाज़ की आप बात कर रहे हैं रेज करना चाहिए, वो रेज नहीं कर पाते? मेन स्ट्रीम मीडिया में इट अफेक्ट्स द एड रेवेन्यू, और जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनका तो फिर ED, CBI, इनकम टैक्स रेट पता नहीं कहाँ से आएगा, राइट। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में जर्नलिस्ट है, एक इसमें ना हम उनको भी पूरा गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यार सबका फैमिली होता है, सबका पेट पूजा करना पड़ता है, सबको बिल भरना होता है, सबके बच्चों का स्कूल फी देना पड़ता है, राइट। सो वो लोग सोचेंगे जॉब है, राइट। सो मुझे लगता नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ आएगा। जो आएगा तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो है ना, वही। एंड एक और चीज़, मेन स्ट्रीम मीडिया से जो आप कलेक्टिव व्यूअरशिप देखोगे, तो ऐसे जो चैनल्स का आपका जैसे चैनल्स है, आपका जो रीजन है इधर का है, लेकिन इस एरिया में आपका अच्छा व्यूअरशिप होगा। वैसे आप कलेक्टिवली पूरा इंडिया में देखेंगे
तो मेन स्ट्रीम मीडिया ते बहुत गुना ज़्यादा व्यूअरशिप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे है। तो क्या आप मानते हैं विज्ञापन एक बड़ा कारण है जो पत्रकारों के ऊपर दबाव क्रिएट करता है, जो संस्थानों को जो विज्ञापन बड़े मिलते हैं? और तो मेजरली वो प्रिंट मीडिया में होता है, जो विज्ञापन वो प्रिंट मीडिया में होता है, राइट। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया था, इंडियन एक्सप्रेस में एक एनालिसिस लिखा था बीजेपी लीडर्स ने कितना आर्टिकल्स लिखा पिछले 7-8 साल में। आजकल दूसरा भी एक नया स्टाइल आ गया, हमें लगेगा वो एक्चुअली आर्टिकल है, इधर नीचे कोने में नहीं तो ऊपर कोने में लिखा होगा एडवर्टोरियल लिखा होगा, सो बेसिकली इट्स एन एडवर्टाइजमेंट, right? So that is for the print media. In other way, in other this thing like for Times Now and all, this is a corporate media that Living Media Intelligence India Today एक corporate media होता है। IT जिंदाबाद, CBI, AD, डर लगता है सबको यार। अच्छा, एक बात और कर लें, गौतम अडानी की भी बात हो रही थी, गौतम अडानी को लेकर के काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ संसद भवन में, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब लोगों के बीच में जब जाता हूँ, वो गरीब लोग या किसान लोग वो गौतम अडानी को जानते ही नहीं हैं। आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है गौतम अडानी को जानते नहीं है, आप यूपी से हैं। फार्मर्स एजिटेशन यूपी में भी हुआ था ना, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में नारा किया था, जिसका पुतला जलाया गया था उसमें अडानी का जलाया गया था ना। एटलीस्ट दिल्ली में जो बॉर्डर्स में मैंने देखा था वही है, राइट? क्यों हुआ था? पुतला जलाने से क्या मानते हैं? एक्चुअली व्हाई फार्मर्स ने क्यों किया वो? क्योंकि ये नहीं है अडानी को कोई जानता नहीं है। आप घर पे फॉर्च्यून ब्रांड लेते हो, तेल, कुकिंग ऑयल, अडानी ग्रुप का है वो। सो अडानी का जो रीच है दैट इज टू बिग। ए प्रॉब्लम इज जो गवर्नमेंट उनके आई मीन एक ग्रुप को फिट इन करने के लिए रूल्स को बदलते हैं, चेंज करते हैं, दैट इज इशू। सी अडानी इज अ बिजनेसमैन, राइट? सो ही विल ट्राई टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कोशिश करेंगे, वो मानी बात है, वो हर एक बिजनेसमैन करता है, अडानी भी वही कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो उनका नियम है और रूल्स है और रेगुलेशंस है, उसको एक ग्रुप के लिए जो बदलता है और चेंज करता है, वो इश्यू है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी सीनियर जर्नलिस्टों से बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पर बात हुई, गौतम अडानी के मुद्दे पे बात हुई, जो ग्राउंड स्तर पर लगातार जो फील्ड पे कवरेज करता रहा हूँ, और उसके अलावा कश्मीर के मुद्दे पे बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, दोबारा मैं आऊँगा, पूछूंगा ज़रूर और आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।